सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फ्यू सेकेंड्स के लिए हम ये डिस्कस कर लें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था। देखिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट बिलोंग विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसे मैंने स्टार्ट किया था। हमने जो है मानव के उत्सर्जी तंत्र या फिर मानव के उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टार्ट किया था। उस लेक्चर में हमने अलग अलग टाइप्स के जो हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, जो कि वेरियस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो निष्कासित करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उसके बारे में स्टडी किया था। हमने ये भी देखा था कि एमिनोटैलिक के जो होता है ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल्स के बारे में स्टडी किया था। यूरियोटैलिक एज वेल एज दो जो है यूरिकोटैलिक किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था। और एक्सक्रीशन के डेफिनेशन को भी हमने क्या किया था, कंसेप्ट वे में हमने उसे डिस्कस किया था। और उसी लेक्चर को आज हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। इन दिस लेक्चर मैं आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगा। वैसे तो हम इन सभी ऑर्गन्स के बारे में एनिमल डाइवर्सिटी में भी जो है शॉर्ट फॉर्म में स्टडी कर चुके हैं, उसको हम क्विक यहाँ पे रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि यहाँ पे जो अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होते हैं, उसका एक टिपिकल डायग्राम देखेंगे। किडनी के डायग्राम के बारे में इस तरह से सीक्वेंस में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। देखिए, आज के लेक्चर का जो बेसिक और फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, आपको दिख रहा है। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स में एक टेबल प्रोवाइडेड है। इस कॉलम में हम क्या बात करने वाले हैं, जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे, ये क्या है, एनिमल ग्रुप का है। क्या है ये, मैंने कहा ये एनिमल ग्रुप का है कि जो भी जीव हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वो किस फाइलम में आते हैं या किस क्लास में आते हैं। तो मैंने यहाँ पे फाइलम और क्लास को डिस्कस किया है, या फिर कोई स्पेसिफिक जो है ग्रुप ऑफ स्पीसीज को क्या किया है, डिस्कस किया है। नेक्स्ट कॉलम में आपको मैं बताऊंगा कि ये जो भी एनिमल ग्रुप्स थे, जिसे मैंने फर्स्ट कॉलम में लिया है, उसमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, हम इसको सेकेंड कॉलम में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड कॉलम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पे एलिमिनेशन फॉर्म बात करेंगे, या फिर ये सारे तरह के सब्सटेंस जो हैं वो किस स्ट्रक्चर के माध्यम से, कौन कौन से स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू ये क्या होते हैं, इस प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, हम ये देखेंगे। तो ऑर्गन्स को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, एनिमल ग्रुप, और यहाँ पे उस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का नेचर होगा। देखिए, यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है उसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जॉइंटली फंक्शन एज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम व्हिच हेल्पफुल इन द रिमूवल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या है, मैंने कहा यहाँ पर अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं, उत्सर्जी अंग की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या पॉइंट गिवन है कि उत्सर्जी अंग जो है वो सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, मैंने कहा वो बहुत सारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो आपस में मिल करके किसकी तरह एक्ट करेंगे, किसकी तरह फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। मैंने कहा ये उत्सर्जी तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह कार्य करते हैं, और जिसके सहायता से, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार के मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो उपापचय वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उसको बाहर निकाला जाता है, शरीर के बाहर जो है एलिमिनेट किया जाता है। देखिए, अब इस टेबल में जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। यूं तो हम इसे जो है एनिमल डाइवर्सिटी में फाइलम बाय फाइलम स्टडी कर चुके हैं। उन सभी बातों को जो कि हमने डिटेल में स्टडी किया है, इसी एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम समराइज करने वाले हैं और क्विक रिवाइज करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इनवर्टिब्रेट मैंने आपको बताया हुआ है कि इनवर्टिब्रेट को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है कशेरुकी। क्या कहते हैं इसे कहते हैं कशेरुकी। तो यहाँ पे कशेरुकी के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कशेरुकी या फिर जो
अकशेरुकी कहते हैं, क्योंकि कशेरुकी तो हम किसे कहेंगे, कशेरुकी तो हम कहेंगे वर्टिब्रेट्स को, ठीक है। हमने कशेरुकी और अकशेरुकी के बारे में ऑलरेडी एनिमल डाइवर्सिटी में बहुत सारे कंसेप्ट स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, इट मीन अकशेरुकियों में पाए जाने वाले जो भी उत्सर्जी अंग होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो प्रोटोजोआ फाइलम है उसका मेंबर, स्पेशली हम यहाँ पे प्रोटोजोआ फाइलम में जो मेंबर आते हैं यहाँ पे अमीबा के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। कि अमीबा में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होता है। किस फॉर्म में, मैंने कहा ये अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होता है। और इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर अमीबा में ये जो अमोनिया है उत्सर्जी पदार्थ होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, इसके लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर तो मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे एक विसरण का प्रोसेस होता है। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे एक विसरण या फिर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और इसी डिफ्यूजन के माध्यम से उसके सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के द्वारा जो है ये अमोनिया क्या होते हैं, अमीबा के बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन मेंशन किया है, मतलब कोशिका झिल्ली जो है उसके माध्यम से ये जो है क्या होने वाले हैं, अमोनिया जैसे जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे फाइलम है पॉरीफेरा। अब पॉरीफेरा फाइलम में भी हम स्पेशली किस स्पीसीज की बात कर रहे हैं, मैंने कहा यहाँ पे स्काइफा की बात कर रहे हैं। अब इस स्काइफा में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये भी क्या है, अमोनिया है। क्या है ये, मैंने कहा ये भी अमोनिया है। यहाँ भी कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन ही होगा। लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन जो है क्या कहते हैं, बहुत इससे थोड़ा यूनिक वे में होता है, अमीबा से यूनिक वे में यहाँ पे स्काइफा में होता है। डिफ्यूजन के माध्यम से, विसरण के माध्यम से तो होता है, लेकिन कहते हैं बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द इंडिविजुअल सेल। मैंने कहा किसके माध्यम से होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से किसी भी इंडिविजुअल सेल के द्वारा यहाँ पे डिफ्यूजन के मेथड से अमोनिया जो है इनके बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड क्या गिवन है आपको, सिलेंट्रेटा फाइलम में आने वाले हाइड्रा के बारे में बताया हुआ है कि अगर हम यहाँ पे सिलेंट्रेटा या फिर सिलेंट्रेट हाइड्रा जो कि क्या होते हैं, मैंने कहा ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले, ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले सिलेंट्रेट होते हैं। इसमें भी जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है नाइट्रोजनस वेस्ट होता है अमोनिया के फॉर्म में ही रिलीज होता है। और यहाँ पर भी जो प्रोसीजर होता है इसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और यहाँ पे भी एज वेल एज यहाँ पे प्लाज्मा लिमा जो है सेल्स में जो है, सभी प्रकार के सेल्स में क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा प्लाज्मा लिमा। और इसी प्लाज्मा लिमा के माध्यम से ये इसमें अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो जाता है, इनके बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार के इनवर्टिब्रेट जो है यहाँ पे अकशेरुकी में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग के बारे में बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे अमीबा जो कि प्रोटोजोआ का मेंबर होता है, प्रोटोजोआ फाइलम का मेंबर होता है, इसके बारे में स्टडी किया। इसके बाद हमने पॉरीफेरा स्काइफा के बारे में स्टडी किया। उसके बाद मैंने आपको सिलेंट्रेटा और हाइड्रा के बारे में सारे पॉइंट्स बताए, ठीक है। अब सीधे हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, किसके बारे में, देखिए यहाँ पे और कुछ इंडिविजुअल या फिर स्पीसीज की बात करते हैं और उसमें पाए जाने वाले एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या फिर उत्सर्जी अंग की बात करेंगे। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, अब हम प्लेटीहेल्मिन्थीज जो फाइलम है उसमें आने वाले किस सदस्य की बात करें, मैंने कहा यहाँ पे जो स्वतंत्र जीवी होता है, स्वतंत्र जीवी निमेटोड जिसे कहते हैं, प्लेनेरिया या फिर फेसियोला हिपेटिका की बात करें, या टीनिया सोलियम सेजिनाटा जो भी टीनिया के स्पीसीज होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्लेनेरिया, फेसियोला हिपेटिका और टीनिया की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो किस फॉर्म में रिलीज होता है, मैंने कहा ये अमोनिया के फॉर्म में होता है, एज वेल एज ये फैटी एसिड या वसीय अम्ल के रूप में यहाँ पे इनके बॉडी से बाहर निकलते हैं, एलिमिनेट होते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि डिफ्यूजन, यहाँ भी कौन सा मेथड है, डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस, शरीर के सतह से क्या होता है यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे जो है स्टूडेंट बॉडी सरफेस या शरीर के सतह से क्या होगा, शरीर के सतह से यहाँ पर जो है एलिमिनेट
एलिमिनेशन देखा जाता है अमोनिया और फैटी एसिड जैसे सब्सटेंस का, अदर वेस्ट एंड एक्सेस वाटर बाय द प्रोटोनेफ्रिडिया विद द फ्लेम सेल्स। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो है यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसमें इसी प्रोटोनेफ्रिडिया में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इसी कोशिका को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ पे फ्लेम सेल। क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे फ्लेम सेल। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में रिनेट सेल के बारे में दिया हुआ है, इसे आपको स्टडी नहीं करना, रिनेट सेल नहीं होगा, यहाँ पे सोलेनोसाइट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे सोलेनोसाइट कहते हैं, क्योंकि हमने एनिमल डाइवर्सिटी में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि रिनेट सेल जो है यहाँ पे एसके हेल्मिन्थीज फाइलम से बिलोंग करता हुआ एक उत्सर्जित संरचना है। अब देखिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिफ्यूजन जो है बॉडी सरफेस से भी पॉसिबल है, मतलब, और साथ साथ यहाँ पे कुछ अन्य प्रकार की जो वेस्ट मटेरियल है या फिर जो जल की अधिकता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर होता है, वो जो है एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर जो कि उत्सर्जन के लिए पाए जाने वाली संरचना है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। इसी को ही कहते हैं फ्लेम सेल या फिर इसे ही आप कह सकते हैं सोलेनोसाइट। तीनों एक ही बेसिक स्ट्रक्चर है और उसके माध्यम से यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्लेनेरिया, फेसियोला हिपेटिका जैसे लिवर फ्लूक कहते हैं और टेनिया सोलियम और टेनिया सेजिनाटा जैसे स्पीसीज में एलिमिनेशन ऑफ द अमोनिया एंड द फैटी एसिड देखा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है इट इज अबाउट द निमेटोड। निमेटोड आप जानते हैं, यहाँ पर हम एस्केहेल्मिन्थीज के मेंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ पे एस्केरिस के बारे में बताया गया है। देखिए एस्केरिस में जो है अमोनिया के फॉर्म में इनका वेस्ट मटेरियल बाहर एलिमिनेट होता है और यहां भी जो मेथड है उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन डिफ्यूजन जो है वो शरीर के दीवार या फिर बॉडी वॉल की सहायता से हो सकता है, अदर वेस्ट वाटर एंड आयनिक रेगुलेशन बाय द एक्सक्रीटरी सेल्स। एंड अब इस सेल्स को क्या कहेंगे, अब इस उत्सर्जन के लिए पाए जाने वाले सेल को हम बोलेंगे क्या, मैंने कहा अब इसे कहेंगे रिनेट सेल। क्या कहेंगे, यहां पर रिनेट सेल्स को क्या करना है, मेंशन करना है। और रिनेट सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे ये होता है एच शेप। ठीक है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है ये एच शेप जो कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में देखा जाता है, वो यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो हमने रिनेट सेल जो कि एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं और यहाँ पे इसमें जो डिफ्यूजन के माध्यम से क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ मेंबर में डिफ्यूजन के माध्यम से होता है और कुछ जो मेंबर होते हैं यहाँ पे स्पेशली हम अगर एस्केरिस की बात करें इस निमेटोडा में या फिर एस्केहेल्मिन्थीज में, तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एच आकार की एच शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम कहते हैं रिनेट सेल्स, जिसके माध्यम से यहाँ पर क्या होने वाला है, मैंने कहा यहाँ पर जो है एक्सक्रीशन या फिर एलिमिनेशन ऑफ द अमोनिया देखे जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉलीकीट। अब ये जो है क्या है, मैंने कहा यहाँ पे अब बताया गया है पॉलीकीट एक क्लास होता है। ठीक है, इस पॉलीकीट वर्ग में आने वाले सदस्य की बात करते हैं, यहाँ पे हम नेरीज की बात कर रहे हैं। नेरीज में भी अमोनिया के फॉर्म में ही इनका उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलता है। इसमें भी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया। अब इस प्रोटोनेफ्रिडिया में कौन सी सेल्स होगी, मैंने कहा प्रोटोनेफ्रिडिया विद द सोलिनोसाइट। ठीक है, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, उत्सर्जित संरचना जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। और उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे सोलेनोसाइट या फ्लेम सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। साथ साथ प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ साथ यहाँ पे मेटानेफ्रिडिया के द्वारा भी क्या होने वाला है, मैंने कहा यहाँ पे उत्सर्जन देखा जाने वाला है। और मेटानेफ्रिडिया विथ, लेकिन अब यहाँ पे मेटानेफ्रिडिया में कौन सा स्ट्रक्चर है, मैंने कहा अब यहाँ पे क्या है, मैंने कहा यहाँ पे नेफ्रोस्टोम्स है। क्या है, नेफ्रोस्टोम्स है। और इसी तरह के सेल्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूं, इस तरह के सेल्स को क्या कहा जाएगा, इसे कहते हैं क्लोरेगोगेन सेल। क्या कहेंगे इसे कहेंगे
क्लोरेगोगेन सेल कहेंगे। ये क्लोरेगोगेन सेल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नेरीज में आपको देखने को मिलेगा। देखिए सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और एक्सक्रीटरी सेल्स दैट आर बेसिकली प्रेजेंट इन केस ऑफ पॉलीकेटा क्लास एंड द मेंबर ऑफ द पॉलीकेटा क्लास इट इज नेरीज। ठीक है, आपको ये पूछ सकता है कि नेरीज में पाए जाने वाले उत्सर्जित संरचना कौन से हैं। अगर आपको चार ऑप्शंस में से क्लोरेगोगेन सेल के बारे में अगर मिलता है तो वो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया। हालांकि यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ साथ मेटानेफ्रिडिया दोनों ही प्रकार के नेफ्रिडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोटोनेफ्रिडिया में क्या प्रेजेंट है, सोलेनोसाइट प्रेजेंट है। जबकि यहाँ पे अगर हम मेटानेफ्रिडिया की बात करते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट है, नेफ्रोस्टोम्स प्रेजेंट है, और उससे के सेल्स को क्या कहते हैं, क्लोरेगोगेन सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इतने सारे पॉइंट को स्टडी किया, अब सीधे कुछ और इंडिविजुअल की तरफ बढ़ते हैं और उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है अब अगेन दूसरे तरह के जो क्लासेस के बारे में बताया हुआ है, इट इज ओलिगोकिट। ओलिगोकिट या ओलिगोकीटा क्लास में आने वाले अर्थवर्म में जो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के फॉर्म में होता है। अमोनिया के फॉर्म में लगभग सभी प्रकार के आवास में, हैबिटेट में पाए जाने वाले अर्थवर्म में होता है, लेकिन स्पेशली हम किसकी बात करें, स्थल मतलब यहाँ पे लैंड पे पाए जाने वाले, स्थल पे पाए जाने वाले जो भी यहाँ पे हम जीव की बात करते हैं उसमें उत्सर्जित पदार्थ यूरिया के फॉर्म में, ठीक है, यूरिया के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता है और यहाँ पे एलिमिनेटेड बाय, और ये स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे होते हैं मेटानेफ्रिडिया दैट मे ओपन आउटसाइड और इनटू द गट एंड ऑल्सो क्लोरेगोगेन सेल्स। यहां पर भी इसमें भी क्या प्रेजेंट है, इसमें भी यहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरेगोगेन सेल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेटानेफ्रिडिया जो है दैट में ओपनिंग शो करते हैं, किसमें, मैंने क्या बाहर की तरफ से गट या फिर ल्यूमेन में क्या करते हैं, ओपनिंग शो करते हैं। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट था कि अर्थवर्म में कैसे होता है, यहाँ पे इसका जो अमोनिया के साथ साथ जो यूरिया है जिस फॉर्म में ये अपने वेस्ट को क्या करते हैं, यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है उसको बाहर निकालते हैं, वो किस फॉर्म में होगा, मैंने कहा किसके सहायता से होगा, मेटानेफ्रिडिया या फिर इसमें पाए जाने वाले सेल्स के माध्यम से होगा। नेक्स्ट देखिए ये दिया हुआ है हीरोडिनिया के बारे में, जिसे हम कहते हैं लीच। इसमें हम बेसिकली हीरोडिनिया में भी हम लीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यहां पर देखिए मैंने कहा कुछ मेंबर में तो यूरिया के द्वारा होता है, ठीक है, कुछ मेंबर में यूरिया के माध्यम से होता है और कुछ में क्या है, मैंने कहा यहाँ पे अमोनिया जो है के माध्यम से भी होता है, या फिर अमोनिया के जो है रूप में होता है, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया एज वेल एज इन सम मेंबर इन द फॉर्म ऑफ यूरिया भी क्या है, पॉसिबल है। यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं मेटानेफ्रिडिया, और इस मेटानेफ्रिडिया में अब क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं नेफ्रोस्टोम। क्या कहते हैं इसे, नेफ्रोस्टोम कहते हैं, जो इनका पक्षमाभि से युक्त, सीलिया से युक्त अंग का निर्माण करता है या फिर सिलिएटेड ऑर्गन्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, हमने ये देखा, एक बार और स्टडी कर लेते हैं इसको। मैंने कहा हीरोडिनिया या फिर इसमें आने वाले सदस्य लीच की बात करते हैं तो वैसे तो अमोनिया के फॉर्म में ये अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, जबकि कुछ मेंबर में क्या होता है, कुछ मेंबर में यूरिया के फॉर्म में भी क्या होता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बाहर एलिमिनेट होता है। और यहां पर मैंने कहा कि इसमें पाए जाने वाले स्ट्रक्चर मेटानेफ्रिडिया क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट होते हैं, और वो आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, सीलिएटेड ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्लास के मेंबर की बात करेंगे, ये है ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा में हम स्पेशली पेरिपेटस की बात करते हैं। पेरिपेटस में किस स्ट्रक्चर के माध्यम से होता है, मैंने कहा मेटानेफ्रिडिया। आपको बस इसमें इतना ही पॉइंट रिमेंबर करना है। मीरोस्टोमेटा क्लास की बात करते हैं तो इसमें आने वाला किंग क्रैब, जिसे हम ल्यूमुलस भी कहते हैं, जो कि एक लिविंग फॉसिल है। ये क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है, मैंने कहा ये एक लिविंग फॉसिल है जिसे हम कहते हैं जीवित जीवाश्म। क्या कहते हैं इसे, ये लिविंग फॉसिल्स होते हैं। अब अगर किंग क्रैब को लिविंग फॉसिल्स कह रहे हैं, ये मीरोस्टोमेटा क्लास में आते हैं, तो इसमें पाए जाने वाले
जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है इसे क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है कॉक्सल ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे, कॉक्सल ग्रंथि कहते हैं। लास्ट में दिया हुआ है एरेक्टिडा क्लास में आने वाले सदस्य स्कॉर्पियन और स्पाइडर, मकड़ी के बारे में और स्कॉर्पियन के बारे में दिया हुआ है। और ये जो स्कॉर्पियन और स्पाइडर है वो अपने उत्सर्जी पदार्थ को ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन के फॉर्म में या फिर ये कहेंगे कि सम जो है जेंथिन और यूरिक एसिड के फॉर्म में भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जब मैंने आपको बताया था किसके बारे में, स्टार्टिंग में हमने जब इससे पहले प्रीवियस लेक्चर की बात करें, मैंने आपको वहां पर जेंथिन के बारे में बताया हुआ है कि ये न्यूक्लिक एसिड के उपापचय उसके मेटाबॉलिज्म के बाद इसका फॉर्मेशन होता है। और जेंथिन के फॉर्म में जो है यूजुअली क्या होता है कि ये स्पाइडर अपने उत्सर्जी पदार्थ और एक्सक्रीटरी मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को जेंथिन के फॉर्म में रिलीज करते हैं, विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। यहां पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उत्सर्जी संरचना यहां पाई जाती है, वो भी क्या है, कॉक्सल ग्लैंड है। लेकिन कॉक्सल ग्लैंड के साथ साथ यहां पर क्या प्रेजेंट है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा यहां पर मेलपिगियन ट्यूब्यूल भी प्रेजेंट है। एंड ऑल्सो यहां पे एक टाइप के यहां पे सेल्स की बात कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यहां पे नेफ्रोसाइट। क्या कहते हैं, नेफ्रोसाइट कहते हैं। और हिपेटोपेनक्रियास भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखिए मैंने क्या कहा कि जो एरेक्निडा क्लास है इसमें आने वाले मेंबर स्कॉर्पियन और स्पाइडर की बात कर रहे हैं, तो ये अपने उत्सर्जी पदार्थ को ग्वानिन के साथ साथ जेंथिन के फॉर्म और एज वेल एज समटाइम यूरिक एसिड सेमी सॉलिड फॉर्म में भी रिलीज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर है कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड के साथ साथ यहां पे मेलपिगियन ट्यूब्यूल और नेफ्रोसाइट और हिपेटोपेनक्रियास के माध्यम से ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट में क्या है, हमने कहा अगेन हम एनिमल ग्रुप की बात करें तो इस फर्स्ट कॉलम में जो अब हम बात करने वाले हैं क्रिस्टेशिया, मतलब अब हम आर्थ्रोपोडा पे आ गए हैं। आर्थ्रोपोडा फाइलम में आने वाले क्रिस्टेशिया क्लास में हम किस मेंबर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉन में, ठीक है। अब देखिए ये प्रॉन में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया के फॉर्म रिलीज होते हैं। इनमें पाए जाने वाले जो उत्सर्जी स्ट्रक्चर होते हैं वो गिल्स होते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्लोम, ठीक है। क्या कहते हैं, इसे ही क्लोम कहते हैं। नेफ्रोसाइट हो सकता है, एंटेनरी ग्लैंड भी क्या हो सकते हैं, पॉसिबल है। एंटेनरी ग्लैंड के साथ साथ यहां पर और क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटेनरी ग्लैंड होता है, इसके साथ साथ यहां पे मैक्सिलरी ग्लैंड होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आयन, फ्लूइड और अदर प्रकार के जो वेस्ट होते हैं उनके जो है उनको रेगुलेट करते हैं या फिर उनके एलिमिनेशन को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। वन मोर टाइम हम अगर ये देख लेते हैं कि यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट है, नेफ्रोसाइट प्रेजेंट है, एंटेनरी और मैक्सिलरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि रेगुलेट करेंगे किसके, एलिमिनेशन को। मैंने कहा ये आयंस, फ्लूइड और अदर टाइप की जो वेस्ट होते हैं उसके एलिमिनेशन को क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम हेक्सापोडा क्लास की बात करते हैं, किस क्लास की, यहाँ पर हम हेक्सापोडा क्लास की बात करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इंसेक्टा। अब यहाँ पे इंसेक्टा या हेक्सापोडा क्लास में आने वाले इंसेक्ट या अलग अलग प्रकार के कीटों की बात करते हैं तो इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में, लेकिन यूरिक एसिड के फॉर्म में भी कहाँ, जो स्थल पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं, मैंने कहा जो स्थल या फिर जो लैंड पे रहते हैं। और एज वेल एज यहाँ पे हम अमोनिया इन द एक्वेटिक फॉर्म, जो भी जलीय जीव होते हैं, ठीक है, जलीय जीव में ये जो है अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होते हैं, जबकि यूरिक एसिड जो है उसके फॉर्म में ये स्थल पे पाए जाने वाले जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर इसमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल है, नेफ्रोसाइट है, एक और स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं एडिपोसाइट। क्या कहते हैं इसे एडिपोसाइट्स कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्लास या फिर एनिमल ग्रुप की बात करें, ये है काइलोपोडा। काइलोपोडा में भी आने वाला ये जो सेंटीपीड है इस मेंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है क्या होता है, मोर NH3 देन यूरिक एसिड। हालांकि यहाँ पर क्या होता है कि यूरिक एसिड और अमोनिया दोनों ही फॉर्म में ये अपने उत्सर्जी पदार्थ को एलिमिनेट करते हैं, लेकिन अधिकांशतया ये अपने जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं और कभी कभी समटाइम यूरिक एसिड के फॉर्म में भी कर सकते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे पाए जाने वाले जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उत्सर्जी संरचनाएं हैं, उसे हम मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है जो एनिमल ग्रुप है, ये है डिप्लोपोडा। क्या है ये? मैंने कहा ये डिप्लोपोडा है। डिप्लोपोडा में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे मिलीपीड की बात करते हैं। तो उसमें भी अगेन वही पॉइंट है कि अधिकांशतः मोस्टली अमोनिया के फॉर्म में और सम टाइम जो है यूरिक एसिड के फॉर्म में क्या करते हैं, ये अपने उत्सर्जी पदार्थ को रिलीज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? मैंने कहा मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, मैंने कहा नेक्स्ट है मोलस्का। यहाँ पे मोलस्का फाइलम में भी जो है हम बात करें तो यहाँ पे अमोनिया, जो कि यहाँ पे एक्वेटिक कंडीशन है, जो एक्वेटिक मेंबर होते हैं या जो जल में पाए जाने वाले जलीय जीव होते हैं मोलस्का फाइलम में, उनमें तो अमोनिया के माध्यम से होता है। और जो यहाँ पे लैंड या फिर स्थल पे पाए जाने वाले जीव होते हैं, उसमें यूरिक एसिड के माध्यम से या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, एलिमिनेट होता है। उसके बाद देखिए मैंने कहा यहाँ पे स्ट्रक्चर किडनी प्रेजेंट है, लेकिन किडनी भी किस प्रकार का होता है, मैंने कहा यहाँ पे मेटानेफ्रिक टाइप का क्या होता है, किडनी प्रेजेंट होता है। अब सीधे हम नेक्स्ट एनिमल ग्रुप में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। और ये क्या स्टूडेंट, मैंने कहा देखिए अब आपको यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा में भी हम किस सदस्य की बात कर रहे हैं, स्पेशली हम एस्टेरियास या फिर स्टारफिश तारा मछली की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो है एक तो होते हैं पेप्यूल, पेप्यूल के साथ साथ यहाँ पे रेस्पिरेटरी बर्ड्स भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रीज कुछ एक श्वसनीय वृक्ष होते हैं इकाइनोडर्मेटा में, और साथ साथ यहाँ पे एक सेल होता है, इसे क्या कहते हैं, सिलोमोसाइट सेल कहते हैं। ठीक है, इन सभी संरचनाओं के माध्यम से इकाइनोडर्मेटा में क्या होने वाला है, स्पेशली यहाँ पे स्टारफिश इसका मेंबर है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक्सक्रीशन देखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम की, जो कि क्या है, हेमिकॉर्डेटा। आपको पता है ये कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में क्या है, संयोजक कड़ी है या कनेक्टिव लिंक होता है। अगर हम यहाँ पे इसके जो है मेंबर या फिर बेलेनोग्लोसस के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो है ग्रंथि प्रकार के या फिर ग्लैंड्यूलर एक्सक्रीशन होता है। क्या होता है, ग्लैंड्यूलर एक्सक्रीशन होता है। और ये जो ग्लैंड होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोबेसिस ग्लैंड। क्या कहते हैं, प्रोबेसिस ग्लैंड कहते हैं। और प्रोबेसिस ग्लैंड में भी किस स्ट्रक्चर के माध्यम से, ग्लोमेरुलस के माध्यम से यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन देखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यूरोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट के बारे में आपने देखा था कि इसमें पाए जाने वाला जो लार्वा है वो केवल यूरो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूरो यहाँ पे टेल को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें पाया जाने वाला जो लार्वा होता है वो इसके केवल टेल वाले पार्ट में ही लार्वल स्टेज में मिलता है। तो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो है वो केवल इसके टेल वाले पार्ट में ही मिलता है। और यहाँ पे इसी का एक मेंबर होता है, इसे क्या कहते हैं, हार्डमानिया कहते हैं। हार्डमानिया में जो हमने एनिमल डाइवर्सिटी में भी स्टडी किया था कि न्यूरल ग्लैंड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पर क्या होने वाला है, उत्सर्जन होने वाला है। अब देखिए लास्ट क्या दिया हुआ है, लास्ट दिया हुआ है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा जो एनिमल ग्रुप है इसमें क्या होता है, इसमें पाया जाने वाला जो नोटोकॉर्ड होता है, मैंने कहा अगर यूरोकॉर्डेट की बात करते हैं तो अपन ने इसको एनिमल डाइवर्सिटी में स्टडी कर लिया है कि यहाँ पे इसमें पाए जाने वाला जो नोटोकॉर्ड है वो केवल टेल वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में पाया जाने वाला जो यहाँ पे क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है, वो उसके हेड वाले पार्ट से लेकर के टेल वाले पार्ट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मतलब हेड पार्ट से लेकर के टेल पार्ट तक प्रेजेंट होता है। इसमें जो यहाँ पे उत्सर्जी संरचना है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है, मैंने कहा ये होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। लेकिन इस प्रकार के प्रोटोनेफ्रिडिया में कौन से सेल्स होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे सोलेनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इसके बारे में स्टडी कर लिया। अब हमने अभी जो स्टडी किया है उत्सर्जी प्रकार की संरचनाओं के बारे में, वो बेसिकली किससे बिलोंग कर रहे थे, वो इनवर्टिब्रेट या कशेरुकी में पाए जाने वाले और उससे संबंधित जो भी एनिमल ग्रुप होते हैं उसमें पाए जाने वाले एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की हमने बात की थी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द कॉर्डेट। अब अगर डिस्कस करें कि कॉर्डेट्स में किस प्रकार के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हम ये देखने वाले हैं। अगर यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द कॉर्डेट्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे कैसे स्टडी करना है इसको, यहाँ पे इसमें पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग या फिर संरचनाओं को
टू कैटेगरी में। यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम टू कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। ये कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे क्या है कि दोज टाइप ऑफ एनिमल या दोज टाइप ऑफ ऑर्गन्स की बात करने वाले हैं। दोज ऑर्गन्स विच हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी यहाँ पे उपपचय वर्ज्य पदार्थ हैं उसके रिमूवल के लिए जो भी यहाँ पे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम स्टडी करने के लिए इसको हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं? मैंने कहा इसको हम टू कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? मैंने कहा फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या है? फर्स्ट जो है यहाँ पे ये है प्राथमिक प्रकार के उत्सर्जी अंग। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। अब देखिए इसमें वेरी फर्स्ट पॉइंट जो गिवन है कि एक्सक्रीशन इज ओनली मेन फंक्शन लाइक किडनी। ठीक है, यहाँ पे जो है मेन फंक्शन एक्सक्रीशन होता है, तो यहाँ पे प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का जो मेन फंक्शन है, ठीक है, वो क्या होता है? मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक्सक्रीशन होगा, लेकिन इस एक्सक्रीशन में हेल्प जो है वो कौन करेगा? मैंने कहा किडनी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि किडनी एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। इस केस में जब हम प्राइमरी जो प्राथमिक प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं वो क्या होते हैं? किडनी होते हैं। और अगर किडनी है तो सभी प्रकार के जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे उसको बाहर निकालने का बॉडी से बेसिकली किसके द्वारा होगा? मैंने कहा ये किडनी के द्वारा होगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि द किडनी ऑल्सो मेंटेन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे ECF के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब मैंने आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फ के बारे में बताया था। वहां पर भी हमने इस प्रकार के फ्लूइड की बात की थी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होते हैं, हमने वहां पे देखा था। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किडनी जो है वो क्या करता है? केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन को मेंटेन करता है। किस प्रकार के फ्लूइड में? ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं उसमें जो है मेंटेन करने का कार्य करेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हेंस द किडनी आर आल्सो कॉल्ड एज अ होम्योस्टेसिस ऑर्गन। देखिए यहाँ पे एक टर्म आ गया है कि होम्योस्टेसिस ऑर्गन क्या होते हैं। इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो है होम्योस्टेसिस क्या होता है। मैं आपको समझा दूं, मैंने कहा यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें, हम यहाँ पे एक फिनोमिना, एक प्रोसेस की बात करते हैं कि ये होम्योस्टेसिस क्या होता है। देखिए एक्सक्रीशन में इसे भी स्टडी करना बहुत जरूरी है कि ये होम्योस्टेसिस क्या होता है। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें मेंटेन किया जाता है। क्या किया जाता है? मैंने कहा इसमें मेंटेन किया जाता है। किसको? मैंने कहा इसकी स्थिर अवस्था को, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्टडी स्टेट। क्या कहेंगे इसे कहा जाता है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्थिर अवस्था। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है स्थिर अवस्था। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि होम्योस्टेसिस में इसी स्थिर अवस्था या फिर स्टडी स्टेट को मेंटेन किया जाएगा, उसको नियंत्रित किया जाएगा। और इसी स्टडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए जिस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम स्टडी करते हैं वो क्या होता है? होम्योस्टेसिस होता है। ठीक है, और यहाँ पे किडनी जो है यही कर रहा है, मेंटेन करता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और इसके साथ साथ इन सभी बेसिक फंक्शंस के लिए या फिर ड्यू टू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी, यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? इसे होम्योस्टेसिस ऑर्गन भी कहा जाता है। और होम्योस्टेसिस ऑर्गन जो है एक ऐसा फेज है या फिर ये होम्योस्टेसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जो है स्टडी स्टेट स्थिर अवस्था को मेंटेन करता है। बाहर जो सराउंडिंग में या एनवायरनमेंट में होने वाले कोई सा भी चेंज हो, उस चेंज के अगेंस्ट खुद को या फिर इंटरनल जो है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे होम्योस्टेसिस में अगर हमने क्या ले लिया? थर्मो रेगुलेशन ले सकते हैं। तापमान जो नियंत्रण का जो प्रोसेस होता है, अपने बॉडी के ताप को नियत बनाए रखने का, या फिर ये कहेंगे इसमें ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण का प्रोसेस भी होम्योस्टेसिस में आ सकता है। तो बाहर या फिर एक्सटर्नल साइड में, एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में, वातावरण में होने वाले किसी भी प्रकार की परिवर्तन की बात करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी को हम किस प्रकार से स्टडी स्टेट या स्थिर अवस्था में बनाए रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, तो किडनी यहाँ पे क्या है?
प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्राथमिक उत्सर्जी अंग की भांति कार्य करते हैं। और अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे कंसेप्ट क्या है। अब हम देखेंगे ये अगर सेकेंड ग्रुप की बात करें, सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पे कॉर्डेट में, तो ये क्या होता है, ये होता है एसेसरी एंड द सेकेंडरी ऑर्गन। एसेसरी मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे हम किस प्रकार के उत्सर्जी अंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सहायक, ठीक है, मतलब एसेसरी और द्वितीयक प्रकार के जो है अंग होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वेरी फर्स्ट फंक्शन क्या है, यहाँ पे ये फंक्शन है कि इट इंक्लूड दोज ऑर्गन, इसमें उस प्रकार के अंग आते हैं, इट इंक्लूड दोज ऑर्गन विच हैव द एक्सक्रीशन एज एसेसरी और सेकेंडरी फंक्शन। देखिए यहाँ पे उन सभी प्रकार के ऑर्गन्स की बात करेंगे जिसके द्वारा जो एक्सक्रीशन होता है वो सेकेंडरी फंक्शन के फॉर्म में परफॉर्म होता है। अब ये ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं एसेसरी, मैंने कहा ये फेफड़े हो सकते हैं, लंग्स हो सकते हैं, ये किडनी के अलावा और भी बहुत सारे जो हैं अदर्स ऑर्गन भी हो सकते हैं जिसके माध्यम से एक्सक्रीशन होता है। मैं उसी को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा यहाँ पे लंग्स होते हैं, लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, लीवर के द्वारा, ठीक है, मैंने कहा यकृत के द्वारा, स्किन मतलब त्वचा के द्वारा भी हो सकता है, और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं यहाँ पे बड़ी आंत, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्किन, लीवर और लंग्स, ये सभी वो क्या है, ऑर्गन है जो कि सेकेंडरी या एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। अब देखिए इन सभी ऑर्गन के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे कि यहाँ पे लंग्स के माध्यम से कैसे एक्सक्रीशन होता है, लीवर के माध्यम से कैसे होता है और स्किन के माध्यम से कैसे होता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लेते हैं किसके बारे में, मैंने कहा लंग्स की बात करते हैं। यहाँ पे फेफड़ों की बात करें कि आखिर ये फेफड़ों के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से किस प्रकार से एक्सक्रीशन का प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। मैंने कहा यहाँ पर देखिए थ्रू लंग, ठीक है, यहाँ पे एक फेफड़ों के माध्यम से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एक्सपायरेटरी एयर आर लॉस्ट टुगेदर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि लंग्स के माध्यम से जो भी गैसियस एक्सचेंजेस हो रहा है तो उसमें जो सब्सटेंस की बात करें कि हम O2 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, आउट करते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे सॉरी CO2 मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ होता है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है लंग्स के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे लंग्स किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, मैंने कहा ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करते हैं। तो मैंने कहा थ्रू द लंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब यहाँ पे जो जलवाष्प होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक्सपायरेटरी एयर मतलब ऐसा एयर जिसको हम जो है बहिश्वसन या फिर एक्सपायरेशन के प्रोसेस से क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो उस फॉर्म में ये जो लंग्स होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन या फिर स्ट्रक्चर की भांति कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये दिया हुआ है लीवर के बारे में। यहाँ पे यकृत जो है वो किस प्रकार से, मैंने कहा यहाँ जो लीवर होता है वो आखिर किस प्रकार से कार्य करता है, किसके रूप में, मैंने कहा ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के रूप में किस प्रकार से कार्य करेगा। मैंने कहा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आरबीसी जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, किसमें, लीवर में होता है। किसमें होता है कि आरबीसी की बात करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय होता है लीवर में। और इस तरह से अगर लीवर में डिस्ट्रॉय हो रहा है रेड ब्लड कप सेल्स, अगर आपको याद हो हमने जब ब्लड कप सेल्स के बारे में स्टडी किया था तो आरबीसी जब क्या होता है अपने लाइफ स्पेन को पूरा कर लेते हैं या फिर इसका लाइफ स्पेन जीवन काल पूरा हो जाता है तो ये तो या फिर स्प्लीन में, मुख्य रूप से स्प्लीन में जाकर के क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक आरबीसी लीवर में जाकर भी क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। इसीलिए मैंने स्प्लीन को जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा था। और इसीलिए इस प्रकार से ये जो लीवर है वो किसकी भांति कार्य करते हैं, मैंने कहा ये लीवर जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन या सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अगर 3 प्रकार के हम पिगमेंट की बात करें, 3 स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स की बात करते हैं, ये कौन कौन से हैं। देखिए ये है यहाँ पे बिलीरुबिन, और आपने इन सभी को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हमने स्टडी किया था किसके बारे में, बाइल के कंपोजिशन या फिर बाइल में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के वर्णकों के बारे में, पिगमेंट के बारे में हमने स्टडी किया था। वहां मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है
कि ये अगर हम किसकी बात करें, बिलीरुबिन की बात करें या फिर बिलीवर्डिन की बात करें या फिर हम बात करें किसकी, यूरोक्रोमोन, यूरोक्रोम, ये तीनों प्रकार के जो वर्णक होते हैं उसका एक्सक्रीशन जो है किया जाता है लंग्स क्या कहते हैं लीवर के थ्रू ही किया जाता है। और यहाँ पे ये जो लीवर होता है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेगा, ये सेकेंडरी या फिर एसेसरी ऑर्गन की तरह एक्ट तो करता है, लेकिन यहाँ पे ये जो यूरोक्रोम है वो बाहर निकलता है, एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है। किसके माध्यम से, मैंने कहा यहाँ पे यूरिन या फिर मूत्र के माध्यम से ये बाहर निकलते हैं। और लीवर इसमें जो है सेकेंडरी एसेसरी ऑर्गन की तरफ क्या करेगा, की तरह एक्ट करेगा। लेकिन इसमें भी स्पेशली हम किसकी बात करें, इन तीनों ही पिगमेंट्स में या बाइल पिगमेंट में हम यहाँ पे बिलीरुबिन की बात करते हैं और बिलीवर्डिन की बात करते हैं। ये दोनों ही प्रकार के जो बाइल पिगमेंट होता है वो पास आउट होते हैं किसके साथ, मैंने कहा फीसेस के साथ। ये फीसेस जो है वो क्या कहते हैं, जो भी मल पदार्थ होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को जो है यहाँ पे फीसेस कहा जाता है। और इसी के माध्यम से ये दोनों ही प्रकार के वर्णक मल पदार्थ से क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। अब देखिए, अब हम स्टडी करने वाले हैं स्किन के बारे में कि आखिर ये जो स्किन है मतलब त्वचा किस प्रकार से जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और ऑर्गन की भांति बिहेव करेगा। तो मैंने कहा देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि लोअर एनिमल, जो भी निम्न प्रकार के जीव होते हैं, निम्न श्रेणी में आने वाले जीव होते हैं, लोअर एनिमल्स होते हैं, उसमें एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू द स्किन। निम्न प्रकार के जीवों में जो उत्सर्जन है वो इसी जो है स्किन के माध्यम से होने वाला है या होता है। अब देखिए यहाँ पर अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन इजीली एक्सक्रीट। अब स्किन के माध्यम से या स्किन के थ्रू जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो भी पदार्थ होते हैं वो आसानी से क्या होते हैं, बाहर निकल सकते हैं। बस इसके फंक्शंस को हम क्या करने वाले हैं, वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। द प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। और यहाँ पे स्किन के माध्यम से जो ये अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्सर्जित पदार्थ का बाहर एलिमिनेशन हो रहा है बॉडी से, तो यहाँ पे ये पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है किसके माध्यम से, मैंने कहा ये सरल प्रकार के डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, अब स्किन में पाए जाने वाले 2 स्पेसिफिक ग्लैंड की बात करेंगे। एक हम स्वेट ग्लैंड के बाद हम बात करेंगे सीबेसियस ग्लैंड के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्वेट ग्लैंड के बारे में आप जानते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है स्वेद ग्रंथि। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा स्वेद ग्रंथि। अब ये स्वेट ग्लैंड जिसे स्वेद ग्रंथि कहते हैं वो किस प्रकार से एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्वेट ग्लैंड सीक्रेट सम सॉल्टी वाटर, ठीक है। ये क्या होते हैं कि जो स्वेद ग्रंथि है वो सीक्रेट करते हैं किस प्रकार के वाटर को, मैंने कहा ये सॉल्टी या फिर ऐसे वाटर जिसमें लवण की मात्रा या लवणीय जल को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। और साथ साथ स्वेट कंटेन, अब ये स्वेद जो है जो कि यहाँ पे स्वेट ग्लैंड के द्वारा रिलीज होते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर NaCl प्रेजेंट होता है, क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे NaCl प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, एमाइनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं और लैक्टिक एसिड के साथ साथ कुछ अमाउंट में यहाँ पे ग्लूकोज भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी प्रकार के पदार्थ स्वेट में पाए जाते हैं, जो कि स्किन में पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की ग्रंथि स्वेट ग्लैंड के द्वारा क्या होते हैं, रिलीज होते हैं या फिर एक्सक्रीट आउट सीक्रेट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ये है कि इट इज रेगुलेट बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो। और इसका जो रिलीज होना होता है वो अलग अलग प्रकार के वातावरणीय कारकों के द्वारा भी क्या होता है, यहाँ पे रेगुलेट नियमित होता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ स्वेट, ठीक है, स्वेद का जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाना, एक्सेसिव मतलब रिलीज होना या फिर उसका बाहर निकलना, या फिर ये कहेंगे अगर वो बाहर निकल रहा है तो उसका क्या हो रहा है, मैंने कहा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेसिव अत्यधिक मात्रा में हानि हो जाना, लॉस हो जाना किसका, स्वेट का, कॉज द स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स। यहाँ पे पेशियों के संकुचन में या फिर मसल्स जो स्ट्रेच करती हैं, तो अगर इसका रीजन हम बात करें तो स्वेट
स्वेट ग्लैंड के द्वारा अगर रिलीज होने वाले सीक्रेट होने वाले स्वेट की बात करते हैं, उसका अत्यधिक मात्रा में सिक्रेशन देखा जाता है, अत्यधिक अमाउंट में या हायर अमाउंट में यहाँ पे सिक्रेशन देखा जाता है। तो ये कहते हैं कि वो किसका कारण हो सकता है, किसका रीजन हो सकता है। मैंने कहा ये जो है इसकी वजह से मसल में स्ट्रेचिंग देखा जा सकता है। अब ये मसल में जो स्ट्रेचिंग है उसका प्राइमरी जो रीजन है क्या बताया मैंने कि ये जो स्वेट होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाना, मैंने कहा उसका क्षति होना या फिर उसकी हानि होना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट अगेन स्ट्रेचिंग ऑफ मसल से ही रिलेटेड है और ये क्या दिया हुआ है कि स्ट्रेचिंग में बी ड्यू टू द लॉस ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब जैसे ही यहाँ पे NaCl जो है क्या होगा, मैंने कहा इसका लॉस होगा, तो यहाँ पर उससे भी क्या हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग जो है मसल्स की पॉसिबल है कि क्योंकि स्वेट में क्या प्रेजेंट है, मुख्य रूप से तो यहाँ पे जो सॉल्ट प्रेजेंट है स्वेट में वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है। और अगर सोडियम क्लोराइड की क्या हो जाए, क्षति हो जाए या फिर ये लॉस कर जाते हैं तो क्या हो सकता है कि मसल्स जो हैं वो स्ट्रेचिंग फेज में आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्किन में पाए जाने वाले फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड के बारे में स्टडी किया जो कि क्या था, स्वेट ग्लैंड। अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं सीबेसियस ग्लैंड के बारे में। सीबेसियस ग्लैंड क्या है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वेरी फर्स्ट पॉइंट, देखिए सीबेसियस ग्लैंड दिया हुआ है कि सीबेसियस ग्लैंड सीक्रेट सीबम। ये किसको रिलीज करते हैं, सीबेसियस जो ग्लैंड होते हैं ये सीबम को रिलीज करते हैं, इसके स्त्राव को, इसके सिक्रेशंस को क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं। इट कंटेन ऑयल, फैटी एसिड, वैक्स, स्टेरॉल एंड सम अदर हाइड्रोकार्बन। और इस सीबम जो कि यहाँ पे रिलीज करता है कौन, सीबेसियस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इस सीबम में क्या क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे ऑयल, ठीक है, तेल क्या मात्रा है, या फिर ये फैटी एसिड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, या फिर वैक्स प्रेजेंट हो सकते हैं, स्टेरॉल प्रेजेंट हो सकते हैं। इन सभी प्रकार के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के साथ साथ यहाँ पे सम अदर सब्सटेंस पाए जा सकते हैं या फिर रिलीज होते हैं, इसी सीबम में प्रेजेंट होते हैं। वो कि क्या होता है, मैंने कहा ये हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित जो भी कंपाउंड है वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो कि यहाँ पे सीबम में क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सीबम के कंपोजिशन के बारे में देखा। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट सीबम के बारे में ही दिया हुआ है कि सीबम मेक्स स्किन एंड द हेयर वेरी स्मूथ एंड द मॉइस्ट। ये क्या करता है कि अगर हम त्वचा की बात करें या फिर हम यहाँ पे हेयर्स की बात करें, ठीक है, स्किन और हेयर की बात करते हैं, तो उसको स्मूथ मतलब उसको जो है चिकने बनाने का, उसको नमी युक्त बनाने का, मॉइस्ट करने का जो वर्क होता है वो इसी सीबम का होता है। साथ साथ हम ये कहते हैं कि वैक्स एंड स्टेरॉल आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं, यहाँ पर वैक्स की बात करें मतलब मोम की बात करें या फिर स्टेरॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये उत्सर्जी उत्पाद माने जाते हैं। तो हमने स्किन में पाए जाने वाले 2 स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लैंड के बारे में स्टडी किया। फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द स्वेट ग्लैंड एंड आफ्टर डिस्कसिंग द स्वेट ग्लैंड वी डिस्कस अबाउट द सीबेसियस ग्लैंड, जिसके सिक्रेशन को हम सीबम कहते हैं, और इसके कंपोजिशन के साथ साथ इसके सीबम के फंक्शन के बारे में देखा। इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है कि स्किन और हेयर को स्मूथ और मॉइस्ट, मतलब यहाँ पे चिकने और यहाँ पे मॉइस्ट बनाते हैं, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हमारा जो है इंपॉर्टेंट पार्ट इसका स्टार्ट हुआ है इस चैप्टर का। ये क्या है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम प्रोवाइड करूंगा, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से जो ऑर्गन्स होते हैं वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित हैं। उन सभी ऑर्गन्स को 1 बाय 1 इसी डायग्राम के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या फिर मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, इससे संबंधित कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ये स्टडी करना होता है कि इस सिस्टम से या फिर इस ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन से पार्ट हैं जिसको हम इस डायग्राम में लेबल करने वाले हैं। उन सभी पार्ट्स को पहले यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। देखिए इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे जो कि क्या होगा, मैं आपको किडनी के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में, मैं आपको यहाँ पर किडनी के बारे में बताऊंगा कि किडनी को हम किस तरह से इस डायग्राम में लोकेट करने वाले हैं। किडनी के बाद मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा, किडनी के बाद हम यहाँ पे किडनी के हाइलम वाले पार्ट से जो एराइज होती हैं ए टाइप ऑफ 3D या कुछ एक धागेनुमा स्ट्रक्चर, उसकी बात करेंगे।
उसे हम कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाता है यूरेटर। ठीक है, तो यूरेटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाएगा मूत्रवाहिनी। तो हम यहाँ पे मूत्रवाहिनी की बात करेंगे। जो थर्ड पार्ट होगा जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, किडनी के बाद हमने देखा यूरेटर के बारे में, इसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। और यूरेटर के बाद हमें किसके बारे में, या फिर इसके जो इसी से मानव के उत्सर्जित तंत्र से संबंधित जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? मैंने कहा ये होता है यूरिनरी ब्लेडर। क्या होता है? मैंने कहा अगर हम यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर की बात करते हैं, यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाएगा मूत्राशय। क्या कहते हैं इसे? इसे मूत्राशय कहते हैं। कि ये जो यहाँ पे मूत्र वाहिनियां होती हैं, यूरेटर होती हैं, वो सीधे ओपनिंग शो करते हैं। किसमें? इसी यूरिनरी ब्लेडर में ओपनिंग को शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट हम लेबल करेंगे ये क्या होगा? लास्ट पार्ट होगा, ये होगा यूरिथ्रा। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? यहाँ पे यूरिथ्रा के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। देखिए यूरिथ्रा को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि इस तरह के स्ट्रक्चर के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। जो फर्स्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो किडनी होता है। किडनी को हम वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाता है वृक्क। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट हम देखेंगे यूरेटर के बारे में। यूरेटर कितने होते हैं? इसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये 1 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? मैंने कहा ये 1 पेयर होते हैं। अगर यहाँ पे किडनी की बात करें तो लेफ्ट और राइट किडनी, ये भी कितने होते हैं? ये भी 1 पेयर होते हैं। ठीक है, अब देखिए यूरिनरी ब्लेडर कितना होता है? मैंने कहा ये सिंगल होता है। कितना होता है? ये सिंगल होता है। तो ये वो स्ट्रक्चर है, वो पार्ट होता है, तो ये वो पार्ट होता है जहां पर क्या होता है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र के, अगर हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यूरिन जो है कलेक्ट होता है यहाँ पर। कहाँ पे? इसी मूत्राशय वाले पार्ट में, इसी यूरिनरी ब्लेडर वाले पार्ट में जो यूरिन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो मूत्राशय है वो ओपनिंग शो करते हैं। किसमें? मैंने कहा ये मूत्र मार्ग में, या फिर इसे क्या कहते हैं? यूरिथ्रा कहा जाता है। इसमें ओपनिंग को शो करते हैं। यहाँ पे नंबर के बारे में भी मैंने आपको बताया कि किडनी कितने हैं? मैंने कहा 1 पेयर होते हैं। यूरेटर कितने हैं? ये भी 1 पेयर होते हैं। और यूरिनरी ब्लेडर कितने होते हैं? मैंने कहा ये यहाँ पे सिंगल होते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि हमने यहाँ पे ह्यूमन के उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र के जो भी पार्ट्स थे, जो भी ऑर्गन्स थे, उसके बारे में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किया। अब यहाँ पे हम एक सिंगल डायग्राम के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर इस डायग्राम में हम कहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। देखिए इस डायग्राम के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, और स्पेशली हमने जो भी यहाँ पे पार्ट्स को देखा है उसको इस डायग्राम में लेबल करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं डोर्सल एओर्टा, और डोर्सल एओर्टा के साथ साथ यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा को हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मैंने कहा यहाँ पे सपोज ये जो पार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, ये कौन सा पार्ट है? ये जो है यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा का पार्ट है। क्या है? मैंने कहा ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये इंफीरियर वेना केवा का पार्ट है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ये किसका पार्ट होगा? मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, ये यहाँ पे डोर्सल एओर्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग ही यहाँ से करनी है इसके स्ट्रक्चर को, क्योंकि हम इसमें डोर्सल एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा के रिप्रेजेंटेशन के साथ हम इस कंप्लीट डायग्राम के क्या करेंगे? बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये तो मैंने कहा इंफीरियर वेना केवा है, और ये जो है ये क्या है? ये डोर्सल एओर्टा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनको हम अलग अलग सेपरेटली क्या करने वाले हैं? लेबल करने वाले हैं। इसके अलावा हम कुछ एक आर्टरीज यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। मैंने कहा सपोज यहाँ पे डोर्सल एओर्टा से ये आर्टरीज या धमनियां इस तरह से निकलती हैं, तो ये कहा मैंने यहाँ पर इससे ये आर्टरीज निकल रही हैं, या फिर कुछ एक आर्टरीज जो है मैंने कहा यहाँ से भी अराइज हो रही है इस इंफीरियर वेना केवा से, और यहाँ पर भी कुछ एक आर्टरीज जो है इस तरह से क्या होती हैं? अराइज होती हैं। अब इन आर्टरीज को क्या कहेंगे हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। पहले जो है एटिपिकल स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम इन सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 लेबल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट इंफीरियर वेना केवा है, ये इसका डोर्सल एओर्टा है,
और यहाँ पर अगर स्पेशली किसकी बात करें, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किडनी, ठीक है। यहाँ जो प्राइमरी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जन के लिए पाए जाने वाले अंग होते हैं, इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे इसी सिचुएशन में किडनी को क्या करते हैं, बीन शेप किडनी को हम क्या करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे वन पेयर ऑफ किडनी को क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन आपको ये जो डायग्राम है अभी बता दूं, ये किस प्रकार का डायग्राम है, ये एक लाइन डायग्राम है, ताकि आपको इन सभी के लोकेशन, ये कहां कहां प्रेजेंट होता है, इसके बारे में एलिमेंट्री आइडिया मालूम चल सके। देखिए अगर इस डायग्राम के राइट और लेफ्ट पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे अपना जो राइट हैंड वाला पार्ट होता है वो डायग्राम का कौन सा पार्ट होता है, मैंने कहा अपना जो राइट हैंड वाला पार्ट होता है वो डायग्राम का जो है लेफ्ट पार्ट होता है, और ये कौन सा होता है, मैंने कहा ये जो है राइट पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस किडनी की बात करें तो ये किडनी कौन सा हो गया, मैंने कहा इस किडनी को हम कहेंगे राइट किडनी। ये क्या है, ये है राइट किडनी, ठीक है, ये क्या है, राइट किडनी है। और अगर इस किडनी की बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लेफ्ट किडनी। क्या कहेंगे इसे कहा जाएगा लेफ्ट किडनी, ठीक है। राइट किडनी और लेफ्ट किडनी हम इन दोनों को क्या कर चुके हैं, लोकेट कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हमने ये कहा था कि ये स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हमने जो है बेसिकली क्या बोला था, यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर को हमने कहा था ये क्या है, ये डोर्सल एओर्टा है। क्या है ये, मैंने कहा यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा यहाँ पे डोर्सल एओर्टा प्रेजेंट है, ठीक है। और इसी डोर्सल एओर्टा के साथ साथ यहाँ पर एक प्रकार की वेना केवा के बारे में हमने कहा, ये क्या है, ये है इंफीरियर वेना केवा। किस प्रकार का वेना केवा है, मैंने कहा ये है इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। तो ये जो इंफीरियर वेना केवा है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डोर्सल एओर्टा प्रेजेंट है, और इसी से रिलेटेड आपको इन यहाँ पे किडनी के पोजीशन और इसके सिचुएशन के बारे में बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं आर्टरी के बारे में। आर्टरी के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये जो आपको टू टाइप्स की आर्टरी दिखाई दे रही है, इस आर्टरी की अगर बात करें, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ पे रीनल आर्टरी। क्या कहेंगे इसे, यहाँ पे ये जो है ये वाला जो है आर्टरी, से क्या कहेंगे, यहाँ पे ये जो आपको धमनियां दिखाई दे रही हैं इसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी, ठीक है। और किडनी जो है, आपके किडनी के पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे किडनी जो है आप ये देख रहे हैं कि राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा नीचे है, ठीक है, डाउनवर्ड है। मैंने कहा लेफ्ट किडनी से थोड़ा नीचे जो है राइट किडनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए अब हम इसी से ही आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है कि इस किडनी वाले पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ जो है हाइलस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ एक यहाँ पे खांच जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और उसी हाइलस के नीचे क्या पाया जाता है, रीनल पेल्विस पाया जाता है। और उस रीनल पेल्विस से ही क्या अराइज होता है, मैंने कहा अब यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं इसी रीनल पेल्विस से इस तरह से कुछ एक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, जिसे हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है मूत्रवाहिनी, या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूरेटर, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसे मैं बना रहा हूँ, ये भी कितने हैं, मैंने कहा ये भी वन पेयर है, और ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये यूरेटर होता है, ठीक है। इस यूरेटर जो है की बात करें तो ये कहाँ से राइज हो रही है, तो या तो ये इसके रीनल पेल्विस वाले पार्ट से, किडनी के रीनल पेल्विस वाले पार्ट से, या फिर इसके हाइलस और हाइलम वाले पार्ट से राइज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ साथ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये तो क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लेबल भी कर लेते हैं। मैंने कहा ये जो है यूरेटर है। क्या है ये, यूरेटर है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहा जाएगा इसे हम कहेंगे मूत्रवाहिनी, ठीक है। और साथ साथ इसके नंबर की बात करें तो ये कितने होते हैं, ये वन पेयर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कि यूरेटर किस में ओपन होंगे, यूरेटर जो है वो ओपन हो जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और ये ओपन हो करके क्या होता है, मैंने कहा ये जो है इस तरह से जो है ओपनिंग शो करते हैं, और जिस स्ट्रक्चर में ये जो यूरेटर है या मूत्रवाहिनी है वो अपने ओपनिंग को शो करते हैं उसे क्या कहा जाएगा, अब इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा यहाँ पे मूत्राशय। ये क्या है, मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है इसको हम देखने वाले हैं। ये यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट,
स्टूडेंट ये यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे जो है क्या स्टोर हो जाएगा, मैंने कहा यहीं पर आकर के जो यूरिन होते हैं या फिर जो मूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ये संग्रहित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो यूरेटर वाला पार्ट है ओपनिंग शो कर रहा है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसे क्या कह देंगे, अब इसे कह देंगे यूरिनरी ब्लेडर। क्या कहेंगे इसे, यूरिनरी ब्लेडर कहेंगे, मूत्राशय कहेंगे, जो कि यहाँ पे सिंगल होते हैं। और इसके सेंटर वाले पार्ट को यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर जो है इसके सेंटर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा क्या, इसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्राइगन। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा यूरिनरी ट्राइगन। तो हमने यहाँ पे यूरिनरी ट्राइगन की बात की है और साथ साथ हमने यहाँ पे डिस्कस किया यूरिनरी ब्लेडर के बारे में। अब देखिए यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर और यूरिनरी टाइगर को मेंशन किया, और ये जो अब मूत्राशय है यूरिनरी ब्लेडर होता है, ये अब ओपनिंग शो करते हैं किसमें, देखिए ये अब ओपनिंग शो करेंगे किसमें, मैंने कहा ये जो है यूरिथ्रा में क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर यूरिथ्रा को बना दिया। ये पार्ट क्या है, मैंने कहा ये पार्ट जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये इसके मूत्र मार्ग या फिर यूरिथ्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यूरिथ्रा में भी कुछ प्रकार के क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा यूरिथ्रा में कुछ प्रकार के मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इस मसल्स की बात करें तो मैंने कहा यहाँ पे 2 टाइप्स के मसल होते हैं, या फिर ये कहें उसी मसल से बने हुए इंस्फिक्टर या अवरोधनी पाए जाते हैं। हमने अलग अलग इंस्फिक्टर के बारे में ऑलरेडी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसी यूरिथ्रा में हम ये बात करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इस पर्टिकुलर इंस्फिक्टर की बात करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा इनर इंस्फिक्टर। क्या कहते हैं इसे स्टूडेंट, इसे कहा जाएगा इनर इंस्फिक्टर। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है आउटर इंस्फिक्टर। ये क्या है, मैंने कहा ये क्या है, यहाँ पर ये आउटर इंस्फिक्टर है, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर यहाँ पे इनर इंस्फिक्टर प्रेजेंट है। और यहाँ पे सबसे जो है यहाँ पे इस तरह से दोनों ही प्रकार के इंस्फिक्टर की बात कर रहे हैं कि आंतरिक अवरोधनी भी है और यहाँ पे क्या है, बाह्य प्रकार की अवरोधनी भी है। अगर यहाँ पे इनर इंस्फिक्टर की बात करते हैं स्टूडेंट और आउटर इंस्फिक्टर की बात करते हैं, तो इनर इंस्फिक्टर के बारे में क्या कहा जाता है कि इस प्रकार की जो अवरोधनी है, आंतरिक अवरोधनी, वो किस नेचर की होती है या किस प्रकार के मसल से बने होते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर ये इनवॉलेंट्री मसल से बने होते हैं। किससे, मैंने कहा ये अनैच्छिक प्रकार के पेशियों से बने होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल से बने होते हैं। और इसे क्या कहेंगे, इसे हम हिंदी में कहते हैं ये अनैच्छिक प्रकार के पेशियों से बने होते हैं। इसका मीनिंग ये है कि इनके जो भी फंक्शंस होते हैं, इनकी जो क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसीलिए इनवॉलेंट्री कहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आउटर इंस्फिक्टर, बाह्य प्रकार की अवरोधनी के बारे में। और ये किस नेचर की होती है, मैंने कहा अब इसे कहते हैं वॉलेंट्री नेचर, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये है वॉलेंट्री नेचर के होते हैं, मतलब ये ऐच्छिक प्रकार की पेशियों से निर्मित होती हैं, और यहाँ पे इनकी क्रियाओं पर हमारा क्या रहता है, यहाँ पे नियंत्रण रहता है, क्या कंट्रोल कर सकते हैं इनके एक्शंस पे। तो देखिए हमने यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बनाया है उसको हम वन मोर टाइम रिवाइज कर लें, लेकिन यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि किडनी के एंटीरियर इस तरह से टॉप पर यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है हैट लाइक या टोपी नुमा कुछ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनाया है दोनों ही किडनी के ऊपर, इसे क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इस एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या कहेंगे इसे कहेंगे एड्रिनल ग्लैंड, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहते हैं इसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए इसको हम इन कंप्लीट डायग्राम को रिवाइज करने वाले हैं, उसके बाद ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या हो जाएगा, जो डायग्राम मैंने बताया है उसमें सारे ऑर्गन्स को हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए इसको हम रिवीजन करने वाले हैं वन मोर टाइम। मैंने कहा मैंने स्टार्ट कहां से किया, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा बताया, उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ये डोर्सल एओर्टा है। अब इन दोनों ही डोर्सल एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा से आर्टरीज निकली हुई हैं, और ये जो आर्टरीज यहाँ पे इसी कंडीशन पे मैंने यहाँ पर दो क्या कर दिए, राइट और लेफ्ट
किडनी को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। किडनी का शेप आप सभी को पता है सेम के बीच के आकृति के होते हैं या फिर बीन शेप होते हैं। और इसी किडनी के दोनों ही किडनी के राइट और लेफ्ट किडनी के जो है पेल्विस वाले पार्ट से हम जब किडनी के स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे पेल्विस वाला पार्ट कौन सा होता है मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसी पेल्विस वाले पार्ट से यहाँ पर क्या अराइज होती है, मैंने कहा यूरेटर मूत्रवाहिनी 1 पेयर में अराइज हो रही है, ठीक है। और ये मूत्रवाहिनी कहाँ पे ओपनिंग शो करते हैं, मैंने कहा ये अब ओपन हो जाते हैं यूरिनरी ब्लेडर में, मूत्राशय में, जहां पे क्या होता है यहाँ पे मूत्र का संग्रह होता है और इसके सेंटर को हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ट्राइगन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये जो यूरिनरी ब्लेडर जिसमें यहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहाँ पे क्या यूरिन का स्टोरेज होता है, अब यहाँ पे ये ओपनिंग शो करते हैं या फिर यहाँ से यूरिन कहाँ पे आएगा, यूरेथ्रा वाले पार्ट में आएगा जो कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का 4th पार्ट होता है। अब ये यूरेथ्रा वाला पार्ट जो है वो 2 प्रकार के इंस्फिक्टर से बने होते हैं। अब यहाँ पे अगर अंदर की तरफ पाए जाने वाले इनर इंस्फिक्टर की बात करें तो ये इनवॉलेंट्री अनेक्षय प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे अगर इसके बाहर की तरफ पाए जाने वाले इंस्फिक्टर अवरोधनी की बात करते हैं तो इनकी क्रियाओं पे हमारा नियंत्रण होता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं इनके एक्शंस को, इसीलिए वॉलेंट्री ऐच्छिक प्रकार के मसल से बने होते हैं और वॉलेंट्री नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो भी तरह के यहाँ पे पार्ट्स बताए थे ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसका हमने क्या किया, एक डायग्राम डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी पार्ट को, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा, इन चारों पार्ट को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं आपको किडनी के शेप, फंक्शन और इसके साथ साथ यहाँ पे इसके शेप क्या होता है, साइज क्या है, इसका पोजिशन क्या होता है, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके कवरिंग, हम यहाँ पे इसके किडनी के बाहर किस प्रकार के कवरिंग प्रेजेंट होते हैं, हम इन सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ एनिमल ग्रुप में पाए जाने वाले जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, साथ ही हमने ह्यूमन का जो सजन तंत्र का एटिपिकल डायग्राम के बारे में डिस्कस किया, और इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इन 4 पार्ट्स को क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।